आप सभी को मेरा नमस्ते। आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को या एसएससी के जो और एग्ज़ाम्स हैं, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, इनको कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो मैं उस बात पे बात नहीं करूँगा कि कैसे क्रैक किया जा सकता है, बल्कि उन पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स शुरू करते हैं तैयारी और उसके बाद वो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं, जो सही डायरेक्शन होती है उस पर नहीं रह जाते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आज नोट किए हैं जिन पे आज हम बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो सब लोग रिलेट कर पाएंगे अपने आप से। और यदि वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप अपने आप को फिर ये मान के चलिए कि आप सही डायरेक्शन में नहीं हैं और सिलेक्शन आपसे बहुत दूर है। क्योंकि जिस हिसाब का कंपटीशन है, आप जानते हैं कि हर साल 30 लाख के आसपास लोग इसमें अप्लाई करते हैं, जिसमें कि 10-15 लाख लोग टायर 1 क्वालिफाई करते हैं। फिर टायर 2 का एग्ज़ाम होता है, जिसे आपको पता ही है। फिर टायर 2 में आपको 40-50 हज़ार बच्चे क्वालिफाई कराए जाते हैं जो टायर 3 देते हैं। और टायर 3 देने के बाद कंप्यूटर टेस्ट, जिसको सीपीटी बोलते हैं, डीईएसटी बोलते हैं, जिसमें टाइपिंग टेस्ट मांगते हैं, वो अलग अलग तरीके का होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो वो होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स पे आज बात करेंगे जिनको लेकर ये हमेशा से मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, कि शुरुआत करते हैं, हमने भी ऐसे ही करी थी, और शुरुआत करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भटक जाते हैं। हमको लगता है शुरुआत तो करते हैं कि हम ऐसे से करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि अच्छा बहुत लगता है, फैसिनेटिंग लगता है जब दूसरों को देखते हैं, इंटरव्यूज़ देखते हैं, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं रहते हैं। तो उन ऐसे कुछ पॉइंट्स को मैंने आज नोट किया है जिन पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग उसको रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टार्ट प्रिपरेशन बिकॉज एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। आजकल के समय में हमने ये देखा है कि हर किसी से भी पूछिए, ग्रेजुएशन हो गया है तो वो फिर किसकी तैयारी कर रहा होता है? एसएससी की। और एसएससी एक तो प्रेस्टीज का एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है जिसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यूपीएससी के बाद सेंट्रल में जो मिनिस्ट्रीज़ की वैकेंसी फिल करी जाती हैं वो एसएससी के थ्रू करी जाती हैं। तो नाम बड़ा होने की वजह से लोग ऑप्ट क्या कर लेते हैं? एसएससी को। और एसएससी वाकई में बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यूपीएससी करना है, बहुत सारा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए और लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए, तो आप इसको बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। बस ये है कि आप उन सोर्सेज पे स्टिक करिए, भागिए मत, क्योंकि थोड़े समय के बाद आप इधर उधर भागने लगते हैं और नई तैयारियों की तरफ भागने लगते हैं। जैसे कि एसएससी जो है, इसका एक एग्ज़ाम होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये सब लगाने में वैसे तो समय दिया जाता है कि 1 साल के अंदर ये सब प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन आप देखते आए हैं कि कभी 2 साल 3 साल लग जाता है एक बार प्री देने के बाद फाइनल रिजल्ट तक आने में। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो आपको ज़रूरत है वो ये कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे पेशेंस खो देते हैं। तो ये आप पहले डिसाइड कर लें प्रिपरेशन करने से पहले कि सब लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस वजह से आप करने जा रहे हैं, तो फिर आप इसमें इतने दिन तक रुक नहीं पाएंगे। नो डाउट बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन आप ये सोचें कि जैसे बहुत जल्दी है आपको जॉब करने की, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो फिर आप बैंक की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि बैंक में क्या है कि 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में ऐसे रिज़ल्ट क्लियर कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप पेशेंस रख पाएंगे या नहीं। किसी को देख कर तैयारी शुरू कर दें और फिर, क्योंकि वो जो दूसरे को देख कर आप तैयारी जब शुरू करते हैं तो बहुत दिनों तक आप उसमें अपने आप का 100% नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से फेलियर होता है और फिर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है एंथुसियाज्म लास्ट नॉट मोर देन अ वीक। मतलब आप उत्साह तो बहुत होता है जब आप शुरू में आते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने आसपास सिलेक्टेड लोगों को देखते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं मोटिवेशनल, जिनमें जाके आप देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर बन गया है, वो ऑडिटर बन गया है। तो ये एंथुसियाज्म आपको, ये अच्छा होता है, आपको देखना चाहिए, स्ट्रेटजी सुननी चाहिए। और लेकिन होता क्या है कि ये बहुत कम समय के लिए होता है, ये आप थोड़े दिन में भूल जाते हैं, फिर आप लैग करने लगते हैं। और आप लैग करने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चों से आप पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है वो तो 10,000 ही होता है और तैयारी कर रहे हैं। सीरियस मान लें तो 2-3 लाख बच्चा तो तैयारी करता ही है सीरियस। तो ऐसे में आप एंथुसियाज्म को बनाए रखें,
और लंबे समय तक बनाए रखें, सबसे ज़रूरी तो ये है। फिर दूसरा है कि लैक ऑफ राइट डायरेक्शन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो ठीक है, वो तैयारी शुरू करते हैं, ईमानदार भी होते हैं पढ़ाई के लिए और इंथुसियाज़म भी रहता है, कंटिन्यू अपने आप को उसमें झोंकते हैं, पढ़ाई में अपने आप को लगाए रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डायरेक्शन उनको सही नहीं मिल पाता। क्या है कि बहुत बढ़िया जो डायरेक्शन होती है वो कुछ ही लोगों के पास होती है, जो सेलेक्ट होते हैं या जो टायर 2 तक क्वालिफाई करते हैं, उन लोगों का जो स्ट्रैटेजी होती है, उनका जो डायरेक्शन होता है वो प्रॉपर सही दिशा में होता है। बाकी जो भीड़ होती है उसको सही डायरेक्शन नहीं पता होता, जिसकी वजह से ये होता है कि लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से बहुत सारे बच्चे बेचारे शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी सही से अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम में अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो ये एक रीज़न जो हमको देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा ये हमारे साथ भी था। तो जो चीज़ें हमने फेस करी हैं हम उनसे रिलेट करके और जो आसपास देखते हैं उससे रिलेट करके बात कर रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है कि लिसन ओनली एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बट डू नॉट इम्प्लीमेंट। हाँ, क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत स्ट्रैटेजी देखेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो की कैसे क्रैक करें, 3 महीने में कैसे करें, 4 महीने में कैसे करें। हाँ देखिए, आपका एकेडमिक बहुत बढ़िया रहा है, आपकी मैथ्स और इंग्लिश पे अच्छी पकड़ रही है पहले से, तब तो आप ये 3-4 महीने में आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। वरना आप ये मान के चलिए कि आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे मैथ को कंप्लीट करने में। शुरू से आप पहले, क्योंकि उसका जितने टाइप्स होते हैं वो आप कंप्लीट करेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, स्पीड इंप्रूव करेंगे, तो इसमें 6 से 7 महीने तो ये शुरुआत के लग जाते हैं। ये आप समझिए कि प्री से 6 महीने पहले आप सही मायने में स्टार्ट कर देते हैं, सही डायरेक्शन में, रिसोर्सेज सही होते हैं आपके, तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि 1 साल की प्रिपरेशन बहुत होती है उसमें, 6-7 महीने आप प्री से पहले स्टार्ट कर दें और 2-3 महीने मेंस में टाइम मिलता है, तो ये प्रॉपर टाइम होता है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन आप केवल स्ट्रेटजी सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, या 2-4 दिन करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, पूरा लिख के रख लेंगे कि 1 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 5 से 7, 6 से 8, ये फॉर्मूला 1-2 दिन तो काम करेगा, उसके बाद नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में आप देखें कि आप हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन आपका मूड एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए आज आपने फिक्स किया कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, और कल आपकी तबीयत ठीक नहीं है उस टाइम पे, तो आप हर दिन के हिसाब से गोल सेट करिए कि आज हमको ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। वो फिर आप, हो सकता है आप दिन में ना टाइम मिले आपको, तो वो रात में करें। अपने आप को ईमानदारी से जवाब दे शाम को कि आप आज दिन में क्या काम किए हैं, तो इम्प्लीमेंट करिए जो स्ट्रेटजी, फिर एक को फॉलो करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। रीड मल्टीपल रिसोर्सेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इररिलेवेंट। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ये सोच लेते हैं कि बहुत सारा पढ़ना है, तो फिर आप एसएससी की बुक से हट के फिर आप कैट और सीडीएस और अलग अलग एग्ज़ाम्स की जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी तरफ भागने लगते हैं। वो ज़्यादातर समय क्या होता है कि आप हार्ड क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं ना, और बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में आप इररिलेवेंट पढ़ जाते हैं कभी कभी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत लिमिटेड रखें, सोर्सेस को बहुत लिमिटेड रखें और रिलेवेंट रखें। जैसे आपको बताएं, इंग्लिश के लिए आपको प्रीवियस ईयर में आप किरण ले लें या फिर एमबी ले लें और साथ में उसको पढ़ें, फिर उसको टिक करें, उसको वोकैब उसकी लर्न करें, उसकी ग्रामर पोर्शन को जाके देखें जो एरर है उसमें क्या गलतियां रही हैं। और इनसे पहले आप नीतू मैम को जो वॉल्यूम 1 है वो पढ़ लें, पीडीएफ भी अवेलेबल है, बुक भी ले सकते हैं, तो उसमें या फिर जिस टीचर से आपने पढ़ा हुआ है उसके नोट्स हों तो एक बार उसको रिवाइज़ कर लें ताकि ग्रामर पोर्शन में आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में जाइए, किरण पढ़िए और एमबी पढ़िए, ये मोर देन सफिशिएंट है। वोकैब के लिए भी, वो फिलर्स के लिए भी, ग्रामर के एरर्स के लिए भी, क्लोज टेस्ट के लिए भी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी। कुछ लोगों जो हिंदी भाषी लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ पाते हैं। इंग्लिश में हो सकता है कि वर्ड मीनिंग याद कर लें, वो ग्रामर समझ लें, लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप क्या करें,
कि डेली आप पढ़ने की आदत डालिए। देखिए आप हिंदू की तरफ जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो कोशिश करें कि जो किरण में या एमबी में जो क्लोज टेस्ट होते हैं या जो पैसेज होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उनको आंसर निकालें, वर्ड मीनिंग लिखें, उसको रिलेट करें, उसको जो बहुत बार करेंगे, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता है, पेशेंस होता है। आप मैथ्स में करते हैं, आज आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे और शाम को किरण से उठा के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे लग जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा और तुरंत रिजल्ट दिख गया, तो ये प्रोडक्टिव है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में जब तक बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जब आप ग्रामर पढ़ लेंगे, वोकैब अच्छी होगी आपकी, तो अब धीरे धीरे जाके कॉम्प्रिहेंशन आपका सही होता है। तो इसमें समय लगता है, तो आप बोर ना हो, धीरे धीरे करें, 5-6 महीने का टाइम लगातार दें, उसके बाद आपको सुधार अपने आप नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट कंप्लीट सिलेबस। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन ग्रामर पढ़ लेंगे, फिर वोकैब की क्लास कर लेंगे, फिर मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, रफली इधर उधर से पढ़ लेंगे, क्लास करेंगे, सही से नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक तो बहुत बार पढ़ना पड़ जाता है आपको उन्हीं चीज़ों को, आप सही से समझ नहीं पाते हैं, आपका समय भी जाता है और आप सही समय में तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बिना कुछ इधर उधर देखे आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। वो रीजनिंग में आपको बैंक की रीजनिंग नहीं पढ़नी, एसएससी के लिए आपको रीजनिंग की राकेश यादव की हिंदी में आती है, एक इंग्लिश में भी आती है रीजनिंग की बुक, क्लास नोट होती है पतली सी, आप उसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करिए वो। लेकिन ज़रूरी है कि आप मॉक करें, मॉक को मैंडेटरी रखा गया है। मॉक को तो आपको शुरुआत से ही करना है। अब क्या होता है कि सबसे पहले जब तैयारी शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि एक बार सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जाके मॉक देंगे तो हमारा स्कोर अच्छा होगा। नहीं, आप मॉक देना स्टार्ट कर दें और जितने जितने सेक्शंस आप पढ़ लेते हैं कोशिश करें कि उसमें गलती ना हो। तो स्टार्टिंग से ही वो ये मैटर नहीं करता है कि स्कोर 200 में से आपका 50 आ रहा है कि 10 आ रहा है कि 100 आ रहा है कि 150 आ रहा है, लेकिन आप ज़रूर मॉक दें। मॉक से अपने आप को दूर ना रखें बिल्कुल भी। आप एक तो आपकी स्पीड बनी रहेगी, दूसरा ये कि आप जो चीज़ें सीखेंगे उसको अप्लाई करना जान जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत कुछ जानने के बाद भी अप्लाई ना कर पाने की संख्या बहुत है एसएससी में, वो किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, वो इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी और जीएस का। अच्छा, जीएस के मामले में क्या है कि आप ये समझें कि जीएस की कितनी इंपॉर्टेंस, जैसे कि सीएचएसएल में तो ठीक है कि 50 नंबर की इंपॉर्टेंस होती है, सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में 700 में से 50 नंबर की जीएस आती है। तो आप उसमें उतना ही टाइम दें ताकि बाकी सेक्शंस में, क्योंकि 250 की मैथ्स आनी है, 250 की इंग्लिश आनी है, तो वो आपको ज़्यादा नंबर देगी, तो उसमें टाइम ज़्यादा डिवोट करने की ज़रूरत भी होती है। लेकिन जीएस को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि प्री में अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे प्री में, तो फिर वो आपके ऊपर बर्डन रहेगा, तो टायर 2 भी अच्छा नहीं होगा, जिससे कि रिजल्ट आपका उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। तो जीएस में ये है कि आप करंट अफेयर को पढ़ लें, और स्टैटिक में लूसेंट बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, लूसेंट पढ़ लें, इतना बहुत है। और इंग्लिश के लिए बता ही दिया है कि इंग्लिश को आपको कंटिन्यू पढ़ना है। आप जिस भी रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड रखिए, वो क्या है प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए। मतलब एमबी और किरण में कोई बुक आपसे कोई भी वर्ड आपसे छूटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आता है तो वो सब के लिए नया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया ना हो जब कोई नई वोकैब बनेगी, लेकिन वो ज़्यादातर बच्चों के लिए होगा, क्योंकि वो नया वर्ड होगा, वो सबके लिए होगा। तो आप सिलेबस को बिल्कुल लिमिटेड रखिए और कंप्लीट करिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और मॉक को सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ दीजिए। फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद हमने देखा है कि धीरे धीरे जब तैयारी शुरू करते हैं बच्चे, तो फिर वो वायरल क्वेश्चन के पीछे भागने लगते हैं। आजकल इतना ज़्यादा फेसबुक है, व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है, इन सब में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जिनका कोई रिलेवेंस नहीं होता है एसएससी एग्ज़ाम से, वो क्वेश्चन आ जाते हैं और उनको सॉल्व करने में आप एक एक दो घंटे एक एक क्वेश्चन में लगे रहते हैं, जिससे आपका बहुत नुकसान होता है। ये आप समझिए कि आप यहाँ टीचर बनने नहीं आए हैं, पहले आप अपना सिलेक्शन ले लें, सिलेक्शन लेने के बाद आपको इंटरेस्ट है मैथ में तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो माइंड योर कुछ करके आता है, चाइनीज़ और बाहरी पता नहीं कितने लोग हैं, वो एक से एक क्वेश्चन कराते रहते हैं, तो आप करते रहना, आप अपना IQ लेवल बढ़ाना। लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि आप बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में आप ये मान के चलिए कि 80% प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, तो इस 80% को तो आप कवर करिए, और जो 20% है वो आप जब प्रैक्टिस बहुत कर लेंगे, मैथ में आपकी समझ इम्प्रूव हो जाएगी,
तो फिर आप वो वैसे भी कर लेंगे और सिलेक्शन आपका इंश्योर हो जाएगा। फिर अगला क्या है कि गो आफ्टर हार्ड क्वेश्चन। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप थोड़ा सा समझने लगते हैं, आप थोड़ा सा स्पीड अच्छी होने लगती है, आप मैथ्स में कुछ क्वेश्चन करने लगते हैं, तो आप भटक जाते हैं हार्ड क्वेश्चंस के चक्कर में कि हमको इजी वाले तो आ गए हैं, अब हार्ड क्वेश्चन करने चलते हैं। सब एक बात समझिए कि हार्ड क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। हार्ड क्वेश्चन आते हैं 20% नहीं बल्कि 10%, लेकिन सिलेक्शन तो 90% जो करेगा उसका हो जाएगा। तो अब ज़रूरी ये है कि जो सिंपल क्वेश्चन हैं, आप जो इजी क्वेश्चन आपको लगते हैं, आपको लगता है कि ये आपको इजी लगता है, तो उसमें 1 मिनट लगाने के बजाय आप उसको 30 सेकंड में करने की कोशिश करिए। तो यदि आपको इजी लग रहा है तो आप उसको 30 सेकंड में करिए ना, 1 मिनट में क्यों करते हैं। तो आप अपने आप को टाइम बचाने की कोशिश करिए, इजी क्वेश्चंस को फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करिए, ताकि वो जो 80% 90% क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी हो जाएं आपसे, जब जिससे कि टाइम बच जाए आपके पास, तो जो डिफ़िकल्ट या थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है उसमें भी आप कुछ कर पाएँ। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे ना भागें कि नहीं हर क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, 2 सेकंड में जादू करके कुछ कर लेना है। नहीं, आप बेसिक पे अपने आप को रखिए, बेसिक ज़रूर करिए, आपको बेसिक्स आने चाहिए, ताकि किसी क्वेश्चन नया क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए ट्रिक्स उन्हीं की बनती हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जो नया क्वेश्चन बन जाएगा तो वो तो सबके लिए नया होगा ना, उसके लिए आपको बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आप उसको अपने बेसिक तरीके से, जब समय बच जाएगा, क्योंकि ईजी क्वेश्चन में आप समय बचा लेंगे, तो वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कुछ आएंगे उसमें आप बेसिक से कर लेंगे, तो आप सिलेक्शन के और करीब पहुँच जाएंगे और अच्छी रैंक के साथ पहुँच जाएंगे। फिर क्या है, अगले पॉइंट में है प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, इसमें क्या है, टालने की बहुत आदत होती है। जैसे आप तैयारी शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आज आपने मान लीजिए डिसाइड किया कि आज हमको इतनी वोकैब लर्न करनी है, फिर आप नहीं कर पाए, फिर आप टाल दिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एस्पिरेंट्स के बीच में कि टाल देते हैं और वो अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि अच्छा आज नहीं हो पाएगा, कल कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आता है। आप समझिए कि जो सिलेक्शन के लिए 10,000 बच्चा होता है, वो बच्चा डेली पढ़ रहा होता है और आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होता है। तो फिर आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो वो बहुत सारे बच्चों से आप पीछे हो जाते हैं। तो आप अवॉइड तो बिल्कुल ना करें, टालें बिल्कुल मत, और कंटिन्यू पढ़ते रहें किसी भी तरीके से। अब हो सकता है कि एक दिन नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी चीज़ को टालना नहीं है। सुबह नहीं हो पाया तो ठीक है, दोपहर में करेंगे, दोपहर को नहीं हो पाया तो शाम को करेंगे। सोएंगे नहीं जब तक आज का काम कंप्लीट नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो रियल कंपटीशन से दूर रहते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, उनके मार्क्स कम आ जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं अब नहीं करेंगे, और फिर बाद में जब पूरा हो जाएगा तब करेंगे। एक और रिवीजन नहीं करते हैं। जब आप जितना पीछे पढ़ के आए हो वो सब आपको कैसे याद रह सकता है, तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए और समय समय पे करते रहिए। और मॉक्स तो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझिए कि मॉक्स में वो सब गलतियाँ यहीं पे कर लेते हैं जो जाके एग्ज़ाम में करने वाले होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि मॉक्स को आप कंटिन्यू समय पे देते रहिए, 2 दिन में, 3 दिन में, वीक में 2 दीजिए, 1 दीजिए, लेकिन उसको देते रहिए। और रियल कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखें। जो बहुत सारे SSC ट्यूब हो गया और टेक्स्ट बुक हो गया, सुपर मॉक्स हो गया, इसमें लाइव फ्री आते हैं। आप ना परचेज करें तो फ्री वाले तो दे ही सकते हैं। उसमें 10-15 हज़ार 20 हज़ार बच्चा जो जेन्युइन बच्चा होता है वो देता है। तो आप अपनी रैंक देखें, परसेंटाइल देखें। हो सकता है कि डिफ़िकल्ट पेपर हो तो आपके मार्क्स कम आ जाएं, लेकिन उसमें परसेंटाइल चेक करिए कि दूसरों के लिए भी वो टफ़ है कि नहीं है। तो ये चीज़ टालें तो बिल्कुल ना। और रियल कंपटीशन में अपने आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो रियल कंपटीशन में आपको रहना पड़ेगा। आपको रोज़ एसेस करना पड़ेगा, उन बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा जो मॉक में आपसे ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। और किसी भी मॉक को 2 घंटे देते हैं तो उसके बाद उसको 1-1.5 घंटे एनालिसिस करिए कि जिन क्वेश्चंस को आप कर ले गए हैं उनको और कम समय में कैसे कर सकते थे, और जिनको नहीं कर पाए हैं उनको उनमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं आती थी, वो आपको करने की ज़रूरत है। तो ये नोट डाउन करिए और वो समय समय पर चेकलिस्ट बना के कि आज ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट किया, वो धीरे धीरे कंप्लीट करते जाइए। फिर क्या है, हाँ, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले के समय में क्या होता था कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे। आज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया बहुत है। आप यूट्यूब खोलेंगे पढ़ने के लिए, थोड़ी देर बाद आप दूसरे वीडियो देख के चले आएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि हम पढ़ने के लिए गए थे। तो डिस्ट्रैक्शन, आप ये समझिए कि आपके जीवन के 30-35 साल 1 साल की पढ़ाई पर निर्भर कर रहे हैं। तो 1 साल के लिए आप सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि यही सब लोग जो सोशल मीडिया पे हाय हेलो आपसे कर रहे हैं, जब आप कुछ नहीं बन पाएंगे तो यही सब आपको ताने भी सुनाएंगे। तो एक साल के लिए आप सब कुछ बंद कर दें
बिल्कुल लिमिट कर लीजिए अपने आप को और सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना के केवल पढ़िए और रिलेवेंट पढ़िए। सोशल मीडिया में बहुत बार ये भी होता है कि हम पढ़ रहे हैं और दूसरा हमको एक कोई क्वेश्चन भेज दिया, हम 2 घंटे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। प्रीवियस ईयर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसको पढ़ना है, वो सब कंप्लीट हो जाए, स्पीड भी इंप्रूव हो जाए, तब जाके आप बाहर के क्वेश्चंस पे टाइम देना शुरू करिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं, फिर वीडियो ढूंढते हैं कि कोई जादू मिल जाए सिलेक्शन के लिए। तो ऐसा कोई जादू नहीं है। आपको इंग्लिश मैथ को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, वो भी डेली करना पड़ेगा। रीजनिंग में भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो मॉक दें, मॉक में ये देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि फिगर काउंटिंग हो गया या कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं, पेपर कटिंग हो, ये आप एक बार देख लीजिए वीडियो में जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च करिए कि ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो सर्च करिए, उसके वीडियो देखिए, उसके नोट्स बना लीजिए और फिर आके मॉक दीजिए। तो मॉक से ही आप उसकी जो रीजनिंग है उसकी स्पीड भी इम्प्रूव करिए और उसमें समझ भी बढ़ाइए और नंबर भी बढ़ाइए। फिर क्या है, जैसे आप रीजनिंग में 1 घंटे के पेपर में रीजनिंग में आप 20 मिनट दे देते हैं और 25 क्वेश्चन कर भी लेते हैं, तो आप समझिए कि कितना पीछे चले गए। 10-12 मिनट के बाद जितना टाइम लगता है रीजनिंग में, वो बहुत नुकसान पहुंचाता है आपको मैथ्स में, इंग्लिश में। फिर आप स्पीड में पढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट गलत हो जाते हैं, PQRS गलत हो जाते हैं क्योंकि समय कम बचता है, और इधर आप GS में भी नहीं दे पाते हैं टाइम। तो कम समय में करने की कोशिश करिए। और एक चीज़ और है, जब मॉक, ये कभी और डिस्कस करेंगे कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करें, लेकिन कोशिश ये करें कि स्किप भी कर लिया करें। किसी एक क्वेश्चन में रुक गए, 3 मिनट दे दिए, फिर आगे आपसे वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है, तो आपके क्वेश्चन अच्छे नहीं हो पाते हैं, आप 5 7 18 करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें, स्किप करें। आपसे क्वेश्चन एक बार में हुआ नहीं हुआ, ठीक है, आगे बढ़िए। एक बार 100 क्वेश्चन देख के तो आइए, इजी तो कर लीजिए पहले, उसके बाद दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में उनको करिए। फिर वो जादू तो आपके काम आएगा नहीं। फिर आप क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपका कोई जवाबदेही नहीं होती है। ऐसा तो ही नहीं कि आप एकेडमिक्स में हैं। जब एकेडमिक्स में होते हैं तब आपकी क्लास होती है, एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, टीचर रहते हैं, तो वो ध्यान देते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये याद किया नहीं किया, ये काम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता है। आपको ही ये बात एश्योर करनी है, अपने आप को निश्चित करना है कि आप करेंगे तभी आपसे होगा। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चों से कम्पीट कर पाएंगे। और दूसरा ये है, फिर धीरे धीरे आप लैक ऑफ प्रैक्टिस की तरफ चले जाते हैं। आपकी प्रैक्टिस, आपको आता सब कुछ है, मैथ्स में सब कुछ आता है, इंग्लिश में भी आता है, लेकिन आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कम होती है, तो वो धुंधली होने लगती हैं। जो स्पीड में टैक्टिक्स आपने अपनाई थी कि इस यहाँ से रेशियो बना के ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, या इंग्लिश में सब PQRS कैसे कनेक्ट कर लेते थे, तो ये धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं, धूमिल होती जाती हैं। वो धुंधली जो यादें हैं ना, फिर वो फेलियर की तरफ बढ़ाती हैं। आपको लगता है कि आता सब कुछ है, लेकिन वो फिर आप फेलियर की तरफ बढ़ाती हैं और फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या टायर 1 किसी तरीके से मुश्किल से करते हैं, टायर 2 नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन हो गया है, हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आपकी गलती है। यहाँ से आप समझने की कोशिश करें कि आप अपने आप को सही डायरेक्शन में ले के नहीं जा रहे हैं। फिर आप फाइनली गिव अप कर देते हैं, ये सोचते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो कोई और लोग होते हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये सब गलत सोचें हैं। और आप ये समझ के चलिए कि किसी भी टॉपर का, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का, ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपर है उसी ने पढ़ाई करी है, जो सेलेक्ट हुआ है या उसी ने पढ़ाई करी, जो फेल हो गया उसने पढ़ाई नहीं करी है। आप उसको भी सुने जो फेल हुआ है, आप जो पास हुआ है, जो सेलेक्ट हुआ है, आप उसको भी सुने। तो सबके पढ़ने का तरीका यही है कि वो कंसिस्टेंट रहें। हाँ ठीक है, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ कभी कभी लक फैक्टर भी होता है, वैसे तो लक बहुत कम होता है, लेकिन लक फैक्टर भी मान लेते हैं। और कुछ चीज़ें कम पढ़ी होंगी, जो सेलेक्ट हो गया है उसका दिन अच्छा रहा होगा, उसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर लिया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो सब भी कर लेंगे, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन से तरीके हैं जो पास होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, वो अपनाते हैं। आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं कर रहे हैं। तो और बहुत बार आप एक बार सबका वीडियो देख लीजिए, आप अपने तैयारी स्ट्रैटेजी की बना लीजिए, स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद ये सोशल मीडिया और वीडियो देखना बंद करिए। आप ये समझिए कि कितने भी वीडियो देख लीजिए, कितने भी क्वेश्चंस देख लीजिए, आप खुद करेंगे
तरीके ज़रूर देखिए नए नए, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं या दूसरे लोग वीडियो बनाते हैं, तो उनसे क्वेश्चन में तरीके देखिए, वो अपने अपने इम्प्लीमेंट करिए उन तरीकों को। एक बार में वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जब 4-6 बार 10 बार उन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो वो अपने आप विचार आने लगेगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अपने अंदर लाइए और अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए। सिलेक्शन ज़रूर होगा, निश्चिंत रहें। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लगता है एसएससी में, लेकिन ये भी धीरे धीरे सही होगा, सुधार होगा एसएससी में। आयोग कुछ करेगा, सीईटी आ रहा है, उससे पहले होपफुली कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए, उस पर तोड़िए मत और अपने आप को डिप्रेस मत होने दीजिए। लंबे समय के लिए आप चलते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें। और इस पैंडमिक में जब इतना बुरी हालत है तो आपको तो वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलना है, आप तो वैसे भी इस स्थिति में नहीं है कि घूम सकें, क्योंकि आपको तैयारी करनी है, आप तो किसी से बता भी नहीं सकते कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बहुत बढ़िया समय है आपके लिए कि आपको बाहर नहीं निकलना है, लोगों से नहीं मिलना है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ये बहुत सही समय है, आप अपने आप को डिवोट करिए, खूब अच्छे से करिए। वो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस सभी सेक्शंस को अच्छे से तैयार करिए। हाँ, मैथ और इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, जीएस को भी दीजिए, करंट अफेयर करिए और उसके स्टैटिक और लूसेंट से करिए, इतना बहुत है। और अपने आप को सुरक्षित रहें, घर पे रहें और कोरोना से अपने आप को, परिवार को बचा के रखें। एक समय आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने आप को तैयार कर लें कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आने वाले समय में सीजीएल आ रहा है और सीजीएल में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए अभी से लग जाना चाहिए और सभी बेसिक्स पे काम करिए। मॉक दीजिए और लाइव मॉक ज़रूर दीजिए, जिससे कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। होपफुली आज जो पॉइंट्स उठाए हैं ये रिलेट कर पाएंगे आप सभी लोग कि ये सबके साथ होता है। तो इन चीज़ों से अपने आप को कैसे निकालते हैं, यही आपके फेलियर और सिलेक्शन के बीच का रास्ता होगा। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर कुछ सीखेंगे और सही डायरेक्शन में अपने आप को ले जाएंगे। थैंक यू।